दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज ही सुबह में मैंने आप लोगों को इस कुंडली के लग्न कुंडली से आपका परिचय कराया था। अब आज बारी नवमांश और दशमांश की है। इस कुंडली में मैंने आप लोगों को यह चर्चा करी थी कि लग्नेश कैसे परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं, और यहां पे जो इस कुंडली का दशम भाव का अधिपति है वो यहां का लग्नेश बन गया। नवांश कुंडली में अध्ययन करते समय आपको ये अवश्य ही देख लेना चाहिए कि लग्न कुंडली के कौन से भाव के अधिपति नवांश के लग्नेश बन रहे हैं, और उस भाव के अधिपति क्या उस भाव को देख रहे हैं। तो गुरु की दृष्टि लग्न पे जा रही है। किसके साथ बैठे? दशम भाव के अधिपति बुध के साथ। दो केंद्रों के अधिपति का संबंध नवांश कुंडली में त्रिकोण में हो रहा है, त्रिकोण में हो रहा है। इससे एक अच्छा दाम्पत्य और सुखद दाम्पत्य का इशारा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे चंद्रमा और मंगल बैठे। चंद्रमा इस कुंडली के लिए अष्टम भाव के अधिपति, और यहां के लिए पंचमेश कहां बैठे? कन्या राशि में, जिसके अधिपति जन्म कुंडली में कहां बैठे? सिंह राशि में। उसके अधिपति जन्म कुंडली में राहु के साथ 12 में। भाग्य भाव का अधिपति 12 में बैठ गया। इसे थोड़ी सी समस्या से ग्रसित कहेंगे। हालांकि चंद्रमा और मंगल का यहां बैठना संतान को और जातक को भौतिकता से लिप्त रहने वाला, सांसारिकता से लिप्त रहने वाला, सांसारिक प्रभावों में प्रवाहित होने वाला, और एक और भी इसका फलादेश होगा कि उसकी संतति भी कुछ ऐसी ही होती है, मतलब क्रियात्मक और गतिशील। नवांश कुंडली में चंद्रमा और मंगल का एक साथ बैठना जातक के पुत्र को भी प्रैक्टिकल बना देगा, और पुत्र और दाम्पत्य में बंधने के बाद व्यक्ति के भाग्य के उदय का लाभ भी बढ़ाएगा। एक बड़ी अच्छी बात आपको बता दूं, सूर्य के साथ अगर यहां राहु नहीं बैठे होते तो व्यक्ति के जीवन में कई बार विदेश जाने का कोई प्रक्रम बनता ही नहीं, क्योंकि यहां पे भी भाग्य भाव के अधिपति लग्न को देख रहे थे, 12वें भाव के अधिपति के द्वारा देखे जा रहे थे। गौर से समझिएगा, भाग्य भाव के अधिपति को किसने देखा है? भाग्य भाव के अधिपति को गुरु ने देखा है, एक शुभ ग्रह जो इस कुंडली के लग्नेश थे। और भाग्य भाव के अधिपति मंगल को किसने देखा है? विदेश भाव के अधिपति। यानी कि भाग्य और विदेश का जब संबंध जन्म कुंडली में केंद्र में बने तो इसे बहुत अच्छा कहा जा सकता है। परंतु ये इस बात का इंडिकेशन करेगा कि व्यक्ति बड़े लोगों के, ऊंचे लोगों के और काफी स्थापित लोगों के साथ मिलकर के काम करने वाला होगा। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति, ध्यान से समझने की बात है, लग्न और सप्तम के अधिपति एक साथ बैठ रहे हैं, और सूर्य स्वग्रही होकर के बैठ रहे हैं। यहां शनि जातक को मेहनती, और यहां बुध और केतु का संबंध व्यक्ति को रिसर्च करने वाला और कर्म से ही धन कमाने वाला। एक बात यहां पे और भी देखने को मिलेगी कि चंद्रमा यहां धन भाव में बैठे, आगे शनि और पीछे गुरु और चंद्रमा के द्विद्वादश के संबंध के कारण यह कुंडली थोड़ी सी कमजोरी में जाएगी। और वस्तुतः अगर यहां सूर्य स्वग्रही होकर के नहीं बैठते तो व्यक्ति का कार्मिक क्षेत्र बड़ा ही चिंतित और परेशान करने वाला हो सकता था। इसका अर्थ यह होगा कि व्यक्ति कल को अगर अपना खुद का कोई व्यवसाय करना चाहे तो निश्चित रूप से कर सकता है। इसके साथ साथ एक और भी बड़ी अच्छी बात यह होगी कि जातक अपने जीवन में हमेशा ही अपग्रेड रहने वाला होगा, एक्टिव रहने वाला है, अनुभवी है, और कई बार उसके जीवन में जब शुक्र और मंगल की दशाएं आएंगी तो उस समय वो स्टक होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, और कर्म क्षेत्र में उसको कभी कभी बिल्कुल ही एकदम कोई भी काम नहीं दिखेगा। ऐसा भी कभी कभी होगा, वो बिल्कुल कई बार बिल्कुल ही शांत हो जाएगा। ये शुक्र और मंगल के कारण ऐसा हो सकता है। पर यही दोनों ग्रह जातक को सफलता भी देने वाले होंगे। सूर्य के स्वग्रही होकर के बैठने के कारण व्यक्ति अपने काम में जिस क्षेत्र में भी लगा रहेगा उससे उसको उसका सुख मिलता जाएगा। वो व्यक्ति कभी भी ये नहीं सोचे, अगर आपकी भी कुंडली के दशमांश में स्वग्रही सूर्य बैठे हों, या कोई भी एक ग्रह केंद्र में स्वग्रही बैठा हो, या केंद्र के अधिपति केंद्र में बैठे हों, या नवमांश या दशमांश कुंडली के केंद्र में कम से कम 1 से 2 शुभ ग्रह बैठे हों, तो इससे जातक के करियर को आप एस्टेब्लिशमेंट में देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको आपकी कुंडली में यह देखना चाहिए कि दशमांश कुंडली के लग्न में कौन बैठा, यानी कि जन्म कुंडली के दशमांश चैप्टर में लग्न में बैठे अष्टम भाव के अधिपति व्यक्ति सॉफ्टवेयर, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने वाला,
गणितज्ञ, बहुत ज्यादा गंभीरता से किसी बात पे मंथन और चिंतन करने वाला, संपूर्णता से काम करने वाला, वो कभी भी किसी के दबाव में आकर के कभी काम ना करे और हमेशा ही स्वाभिमान के साथ कोई भी कभी भी समझौता ना करने वाला होता है, ऐसा। और यहां पे सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देंगे। जातक के करियर के ग्रोथ में सूर्य की दशा दशमांश कुंडली के लिए बहुत ही ज्यादा यादगार साबित होगी। मंगल और शुक्र की दशाओं में व्यक्ति को कभी कभी समस्या दिख सकती है। मंगल और शुक्र की दशा में अगर जातक खुद का कारोबार करेगा तो सफलता ज्यादा मिलेगी। हो सकता है नौकरी में थोड़ी दिक्कत हो। यह बात आपकी इतनी सी मैंने बताई। नवमांश कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति बुध जन्म कुंडली में गुरु के साथ और शनि से दृष्ट, ऐसी अवस्था में व्यक्ति की पत्नी कई बार दार्शनिक, चिंतन करने वाली, प्रबुद्ध, धार्मिक और मायावी होती है। उनको समझने में कई बार जातक को भूल भी हो सकती है। उनके चंचल और चपल नेत्र जातक को कई बार थोड़ी बहुत चिंता में डालेंगे। गुरु और बुध के प्रभाव के कारण दोनों के बीच का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। संतान का सुख, श्रेष्ठ दाम्पत्य का सुख पत्नी देने वाली होंगी। अगर विवाह करना होगा तो सिंह लग्न सिंह राशि, कर्क लग्न कर्क राशि, कन्या लग्न कन्या राशि, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जातक आपके लिए जातिकाएं लाभान्वित करने वाले होंगे। मेष, सिंह, धनु और तुला वालों से हमेशा ही बच के रहना चाहिए। मित्रता कभी भी करनी हो तो कर्क और वृश्चिक वाले लोग आपके लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे। इस कुंडली के लिए दिशा हमेशा उत्तर और पूर्व बहुत अच्छी रहेगी। दिन हमेशा ही इस कुंडली के लिए गुरुवार और सोमवार का बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए अंक 3 हमेशा अच्छा रहेगा। नक्षत्र इस कुंडली के लिए रेवती, पुष्य, धनिष्ठा और हस्त। उसके अतिरिक्त इस कुंडली में एक और नक्षत्र जो बहुत अच्छा बन सकता है वो दान पुण्य के लिए पुनर्वसु बहुत अच्छा रहेगा। तिथि इस कुंडली के लिए द्वादशी बहुत अच्छी रहेगी। ये सारे आपके जीवन के कुछ अच्छे पहलू हैं जिनमें आप कुछ भी दवाइयां अगर खानी हो तो पुष्य में मत खाइएगा, कुछ दान वगैरह करना हो, कुछ नया कृत्य करना हो पुष्य में मत करिएगा, पुष्य नक्षत्र में। ऐसा यात्रा अगर करनी हो तो अपनी कुंडली से चंद्रमा को हमेशा देखना चाहिए और अपनी राशि से चंद्रमा को या दिशा से, आप जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा से चंद्रमा की दिशा कैसी पड़ रही है, आपके सन्मुख हैं या बाएं हैं या दाहिने हैं या पीछे हैं। नवमांश कुंडली में और लग्न कुंडली में अब संतुलन तैयार करते हैं। लग्न के अधिपति गुरु नीच के बैठे थे पर परिवर्तन योग में होने के कारण व्यक्ति के जीवन में सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे। नवमांश कुंडली में वही गुरु कहां जा रहे हैं? अपने मित्र की राशि में। यहां वो एक ऐसे ग्रह की राशि में बैठे थे जो उनका बहुत अच्छा मित्र नहीं होता है, पर ज्ञान के मामले में गुरु से वो पीछे भी नहीं है। उसके पास अलग तरीके का अनूठा ज्ञान है और गुरु के पास अलग तरीके का अनूठा ज्ञान है। गुरु के पास क्या? गुरु के पास सात्विक ज्ञान है और शनि के पास तामसिक ज्ञान है। सात्विक ज्ञान आपके तत्वों के बैलेंस करने पे ज्यादा उसका ध्यान रहता है। वो सत्य तत्व से महत तत्व की तरफ, सत्य तत्व को समझने वाली होती है। सत्य और असत जो तत्व है, सत्य और असत्य तत्व, उसको समझने वाली होती है। जैसे अगर राजसिक तत्व से व्यक्ति प्रभावित है तो वो हमेशा अपने जीवन को सांसारिकता की तरफ मोड़ करके लेके चलेगा, लेकिन अगर वही सात्विक तत्व से युक्त है तो वो अपने जीवन को आध्यात्मिक चिंतन के साथ पारलौकिक सुखों के पीछे अपने जीवन की यात्रा को लेकर के जाने वाला होगा। सत्य मतलब ईश्वर की सत्ता में विश्वास करने वाला और असत मतलब ईश्वर की सत्ता से परे जाकर के एक अलग व्यायाम सीख लेना, अलग सत्ता के बारे में उद्बोधन कर देना। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। सात्विक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के बैलेंस पे काम करती है और इन्हीं गुणों के साथ व्यक्ति के गुणों का वो भंडारण भी करती है। राजसिक तत्व में हो सकता है कि आपके पास किसी एक तत्व की थोड़ी सी बैलेंस की कमी हो। तामसिक तत्वों में इसमें बहुत ज्यादा तमोगुणों के प्रधानता होने के कारण उसके इनबैलेंस के बहुत ज्यादा फर्क देख सकते हैं या उसका प्रभाव देख सकते हैं आप अगर इसको तत्वों पे घटाएंगे तो। अन्यथा अगर एक बात बहुत ही सामान्य तरीके से समझना हो तो आपको यह बात समझ लेने की आवश्यकता है कि आपकी कुंडली के जो लग्न के अधिपति हैं वो कौन से तत्व के ग्रह बन रहे हैं।
अगर वो सात्विक तत्व बना, सात्विक ग्रह बना, वो राजसिक और वो तामसिक बना, तो व्यक्ति उसी से प्रभावित होता हुआ अपने जीवन को जीने वाला होता है। किसी से कोई मतलब नहीं, राम जी की नैया है, राम जी पार लगाएंगे। हमेशा ही ईश्वर और जीव के भेद को न समझ करके सब में ईश्वर को देखने की प्रक्रिया उसकी चालू रहती है। किसी के साथ परोपकारिता का भाव ही उसका सबसे संपूर्ण भाव मानता है और उसी के पीछे उसका जीवन चलता रहता है। ठीक उसी तरीके से राजसिक वालों में आपके पास सुख और जिह्वा को खुश रखने की प्रवृत्ति उनमें ज्यादा होती है। और तामसिक वाले में मारो काटो, किसी को दुख दो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। राजसिक वाले खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत पे काम करते हैं और सात्विक तत्व जियो और जीने दो और सबके भले की सोचो। ये तत्वों का खेल होता है और वस्तुतः इसी पे संपूर्ण जीवन टिका है। आपके स्वप्न भी आपके तत्वों से प्रभावित होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आपके स्वप्न भी आपके तत्वों से प्रभावित होते हैं। तो जरा सोच के देखिए कि जब आप निद्रा की अवस्था में होते हैं उस समय भी आपका तत्व आपको प्रभावित करता है। क्लियर है? तो यहां पे लग्न के अधिपति बहुत अच्छे नहीं बैठे थे, पर यहां मित्र के नवांश में केंद्र के अधिपति त्रिकोण में बैठे, शुभ ग्रह के साथ बैठे और केंद्र में भी चंद्रमा और शुक्र। जहां शुक्र नीच के होने के कारण पत्नी से मतभेद, पत्नी की पसंद नापसंद में मतभेद और उनके साथ कई बार बैलेंस क्रिएट करने की जद्दोजहद होती है। उनकी पसंद और आपकी पसंद में कई बार अंतर हो सकता है, जिसके कारण कई बार नानुकुर वाली बात होती है। कई बार वो आपको पसंद ना करें या कई बार आप उनको पसंद ना करें या कई बार ऐसे मतभेद देखने को मिल सकते हैं। तो अब यहां पे आपकी कुंडली में धन भाव की स्थिति देखते हैं। तो धन भाव के अधिपति कहां बैठे? सप्तम भाव में, इसे अच्छा ही कहेंगे। और यहां पे वो मंगल वर्गोत्तम हो जाएंगे, मतलब यहां भी ग्रह 6 नंबर में बैठा, यहां भी ग्रह 6 नंबर में बैठा, पर यहां नीच के शुक्र के साथ बैठने के कारण और चंद्रमा और शुक्र के बैठने के कारण पत्नी कई बार प्राइवेट सेक्टर से नौकरी करने वाली आती हैं। क्लियर है? या कई बार उनका अपना कोई ब्रांड हो सकता है। अगर शुक्र उच्च के होते तो यह बात और भी ज्यादा अच्छी होती। मतलब धन भाव की स्थिति यहां वर्गोत्तम होने के कारण ग्रह बलवान है, तो मंगल की दशा भी जातक के जीवन के लिए संपूर्ण हो सकती है, पर कर्म क्षेत्र के लिए वो कभी कभी परेशानी के कारण बन सकते हैं। पर अक्रम भाव के अधिपति और जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति शुक्र कहां बैठे? नीचाभिलाषी। नीचाभिलाषी होने के कारण इनकी दशाएं जातक के जीवन में मेहनत करवाने वाली बन सकती हैं। मैंने यहां भी कल बात कही थी सुबह के कार्यक्रम में। और यहां पे वही शुक्र जन्म कुंडली में पूर्णतया नीच के हो गए। मतलब पूर्णतया नीच के होने के कारण वो आरंभ में हो सकता है कि थोड़े कम प्रभावों से आपको प्रभावित करें, पर बाद की दशाएं में उनके लिए और जातक के लिए परेशानी भरी हो सकती है। इस वजह से शुक्र की दशा में किसी का लेना देना, किसी से दुश्मनी ना करना, किसी से बकझक बहस ना करना, यात्राओं से सावधान, चोरी चकारी और स्वास्थ्य, माता पिता, घर में कोई सामान गायब ना हो, इन सब का ख्याल रखना चाहिए। चतुर्थ भाव के साथ साथ सप्तम भाव के अधिपति बुध जन्म कुंडली में उच्चाभिलाषी हैं और यहां पे वो जन्म कुंडली में पूर्णतया अपनी राशि की तरफ वहीं बैठे हैं। 5 नंबर में यहां भी, 5 नंबर में यहां भी। लग्नेश के साथ बैठने के कारण लग्न का बल बढ़ेगा, दाम्पत्य सुखद हो और दाम्पत्य टूटे नहीं, क्योंकि यहां पे पापक ग्रह की राशि बनी है और यहां पापक ग्रह बैठा है। नवांश कुंडली के तीसरे भाव में पापक ग्रह की उपस्थिति लॉन्जिविटी ऑफ रिलेशनशिप दिखाता है, मतलब एक सफल, सुखद और सुदृढ़ दाम्पत्य का इशारा है। अगर यहां पे कोई पापक ग्रह या ढूल मूल ग्रह कोई बैठ जाए, जैसे बुध या चंद्रमा या कई बार शुक्र भी अगर नीच के बैठ जाए, तो दाम्पत्य में वो लंबाई नहीं मिलती है, वो उसका क्षेत्र थोड़ा कमजोर होता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। नवांश कुंडली में सप्तम भाव के अधिपति गुरु के साथ और किसी भी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। इस वजह से शनि के प्रभाव में आने के कारण, जो इस कुंडली का एक सामान्य ग्रह है, कई बार पत्नी के पीछे सामान्यतया खर्च होते हैं और पत्नी से आपको देख लेनी चाहिए कि उनकी कुंडली के नवांश में या लग्न कुंडली पे जो रिश्ते के लिए बात कभी बने तो सप्तम भाव पे कितने शुभ ग्रह और कितने पापक ग्रहों का प्रभाव है। मैंने इस पे कल ही कार्यक्रम बनाया है, जाकर के अवश्य देख लीजिएगा। पंचम भाव ठीक बना है। यहां पे चंद्रमा की स्थिति जन्म कुंडली में कन्या राशि की, मतलब यहां ग्रह अपनी राशि में था, यहां वो स्वतंत्र आ रहा है, या फिर ये कह सकते हैं कि चंद्रमा की दशा या चंद्रमा की जो उपस्थिति है वो जातक को स्वाभिमान
और कृतज्ञ बनाएगी, स्वाभिमानी और कृतज्ञ बनाएगी। व्यक्ति कभी भी किसी के द्वारा किए गए अपने ऊपर एहसानों को भूलने वाला नहीं होगा। राष्ट्र प्रेम से उसकी भावनाएं जुड़ी रहेंगी और वह हमेशा ही कृतज्ञता के साथ अपने काम को और अपनी ड्यूटी निभाता रहेगा, मतलब वो पंक्चुअल होगा। सूर्य छठवें भाव के अधिपति निकट ही बैठे हैं कर्क राशि में। यहां वो सूर्य वृश्चिक राशि के बैठ रहे हैं। यहां से वो अगर बात करेंगे तो मंगल की स्थिति और सूर्य की स्थिति तृतीय एकादशवें की है। दोनों ही ग्रह में से सूर्य का प्रभाव थोड़ा कमजोर होगा। परिव्यक्ति का भाग्य 12वें और विदेश में ही देखा जा रहा है। सूर्य की दशा में यात्राएं हो, सूर्य में राहु यात्रा कराएं, राहु में सूर्य यात्रा कराएं। मंगल की दशा में यात्रा हो, मंगल की दशा में छोटी मोटी असफलता के योग भी बनेंगे, ऐसे योग बनते हैं। पर सूर्य यहाँ पे आपके दाम्पत्य में कभी कभी कठोरता भी लाने वाले बनेंगे, ऐसा मैं कह सकता हूं। उनकी दशा में विशेषतः अपने पेट और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य में नेत्र और पत्नी का स्वास्थ्य और पेट भी परेशान हो सकता है। यात्राएं होती रहेंगी, कई बार धार्मिक कृत्य करने का मन होगा पर फिर भी उसमें मौका ही ना मिले, ऐसा भी होता है। सप्तम भाव के बारे में, अष्टम भाव के बारे में, नवम भाव के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो ये मंगल के बारे में मैंने चर्चा करी थी। मंगल यहाँ पे लक्ष्मी संपन्न योग बना रहे हैं। हालांकि बुध की राशि में बैठ करके वो घर में कई बार तनाव का माहौल ही खड़ा कर रहे हैं। दशम और एकादशवें भाव में, दशम भाव के अधिपति गुरु के बारे में मैंने चर्चा करी ही। शनि के बारे में मैंने चर्चा करी कि इस कुंडली के लिए शनि अगर जन्म कुंडली में यहां नहीं बैठे होते तो परेशानी का अलग माहौल बना सकते थे और आपके दाम्पत्य को एक अच्छी दशा नहीं दे सकते थे। गुरु का प्रभाव अगर शनि से प्रभावित नहीं होता तो व्यक्ति कभी भी प्रैक्टिकल जीवन को समझ नहीं पाता और उसको एक तरफा देखने की लत लग जाती, जिसके कारण कई बार दाम्पत्य गड़बड़ हो जाता। क्लियर है। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का केंद्र में बैठना मंगल के साथ व्यापारिक दृष्टिकोण और व्यक्ति हमेशा ही अपने लाभ और हानि को लेकर के संचेत और बहुत ज्यादा इंपल्सिव होता है, मतलब ध्यान देता है और वस्तुतः उसका क्षेत्र कर्म के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो कभी भी अपने कर्म को ही प्रधानतया लक्ष्य मान करके चलता है। उसकी कुंडली, उसके बच्चे की कुंडली, उसकी पत्नी की कुंडली, सब सारे के सारे केंद्र में, उनके जीवन में केंद्र में कर्म ही होता है। और अगर आप इसको ग्राफ के तौर पे देखें तो सबसे पहले धर्म के मामले में आप आगे होंगे, आपकी पत्नी भी होंगी, थोड़ा बच्चा संस्कार से युक्त हो, इसका आपको ध्यान देना होगा कि उसके अंदर संस्कार भरे पड़े हों। अब आपको मैं आपकी कुंडली में बहुत ही गहराई से ग्रहों को बता देता हूं। सूर्य जिस स्थिति में बैठे हैं, ध्यान से समझिएगा, सूर्य जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो अपनी दशाओं में आपके लिए परेशानी भी खड़ा करेंगे तो 100% परेशानी खड़ा करेंगे। सूर्य जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो अगर आपके जीवन में व्यवधान डालेंगे, वो आपके जीवन में शत्रु बनाएंगे, वो आपके जीवन में आपके सामान गायब होने का कारण बनेंगे और कई बार आपको संतति से विमुख करेंगे, संतति में कष्ट देंगे, तो 100% करेंगे। इस वजह से भगवान सूर्य की आराधना आपकी कुंडली में और आपके जीवन में हमेशा ही जरूरी है। चंद्रमा की जो स्थिति मैं देख रहा हूं तत्व के आधार पर, या जैसे भी, वो हमेशा आपके पक्ष के लिए जिम्मेदार हैं और हमेशा आपको निर्णय सही दिलाने वाले, कृतज्ञता के साथ जीवन को आगे बढ़ाने वाले, प्रेम और समरसता का भाव और माहौल घर में बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। पर उनकी संपूर्णता नहीं मिलेगी, वो आपके जीवन में 25% ही उनका योगदान रहेगा, पर सकारात्मक रहेगा। अगर वही चंद्रमा यहां पे केंद्र में नहीं आते और अष्टम के अधिपति होकर के यहां नहीं बैठते तो थोड़ी बहुत परेशानी और भी ज्यादा कम हो सकती थी। मंगल जो इस स्थिति में बैठे उसके आधार पर आपकी कुंडली में वो 50%, लेकिन आधा अच्छे आधा बुरे परिणाम करेंगे, पर बुरे थोड़े ज्यादा करेंगे। एक बार बुरे थोड़े ज्यादा क्या करेंगे, मैं यहां पे मंगल को ऐसा तो नहीं कह सकता क्योंकि भाव उनका खराब नहीं है, पर वस्तुतः दशमांश कुंडली में वो कई बार थोड़ी बहुत गड़बड़ी पैदा करेंगे क्योंकि यहां पे वो रोगेश के साथ या ऋण भाव के अधिपति के साथ युति कर रहे हैं और इस कुंडली के लिए वो मारक हो जाते हैं। ये सप्तम या व्यवसायिक नेचर देंगे, मतलब नौकरी में होने के बाद भी व्यक्ति का दिमाग थोड़ा भटकेगा, ऐसा मैं कह रहा हूं। इसको बहुत ज्यादा बड़ा रूप नहीं देना है कि मंगल की दशा खराब जाएगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पे वो बहुत ही ज्यादा मजबूत ग्रह भाव के अधिपति होते हैं। यहां भी वो कारक होते हैं, यहां भी वो केंद्र के अधिपति होकर के केंद्र में बैठे हैं। पापग्रह केंद्र का अधिपति होता है और अगर बैठा होता है तो उसे अच्छा समझा जाता है। बुध की स्थिति आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है, तो बुध की दशा आपकी कुंडली में हमेशा ही संपूर्णतः आपके प्रभावों को विकसित करने वाली होगी। गुरु भी आपकी कुंडली में नीच है, पर उनका नीच भंग हुआ है, इस वजह से वहां भी कोई बहुत ज्यादा विशेष परेशानी वाली बात नहीं है। वो आपको द्वादशी के दिन अवश्य ही दान करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करिए, सूर्य को अर्घ, गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ,
हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। शुक्र आपकी कुंडली में आपको अपने पसंद पे ध्यान रखने की बारी है, अपनी सफाई पे, अपने अंगों की सफाई पे, अपने कपड़ों की सफाई पे, अपने घर, आपके जीवन के व्यवस्थित, आपके जीवन में हर वो चीज जो बिल्कुल ही सेटल आपको करे, उसको कैसे अपने जीवन में और भी ज्यादा जगह दी जाए, इस पे विचार करिए। जैसे आपके कपड़े गंदे ना हो, जैसे आपकी कलाई गंदी ना हो, जैसे आपके कॉलर गंदे ना हो, जैसे आपके कमरे गंदे ना हो, जैसे आपके बिस्तर की स्थिति बिल्कुल ठीक हो, जैसे आपके जीवन में कितनी ज्यादा पंक्चुअलिटी है और कितने ज्यादा आप बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं अनुभव के साथ, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। शनि जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपकी कुंडली में वो आपके लाभ को 25% देंगे, पर वो भी बहुत अच्छा है। वो भी मैं एक बात कहूं तो शनि की जो स्थिति लग्न में अगर नहीं बनती और ये अगर परिवर्तन नहीं करते तो गड़बड़ी और भी बढ़ जाती। राहु और केतु की दशाएं आपको परेशान करने वाली, चिंतित, व्यथित। हालांकि एक बात बता दूं, राहु अगर 6वें भाव में बैठे हैं और ये पुरुष की कुंडली है, विषम संख्या की राशि में बैठे हैं तो ठीक ही है, वो भी खराब नहीं। मैंने इस पे भी कार्यक्रम बनाया था, हो सकता है मैं उस कार्यक्रम को फिर से दोबारा लेकर के आ जाऊं। ये आपकी कुंडली के प्रभाव हैं। अगर कभी भी कोई काम करना होगा तो मंगल, गुरु और चंद्रमा की दशा कोई भी अच्छा काम करने के लिए हमेशा ही अच्छी रहेगी। इसके अतिरिक्त संतान से संबंधित क्षेत्रों के लिए चंद्रमा और बुध की दशा और साथ ही साथ शनि की दशा भी अच्छी रहेगी। माता पिता से संबंधित अगर क्षेत्र की बात करूंगा तो आपकी कुंडली में माता और पिता दोनों ही ठीक हैं और इनका सुख आपको मिलता रहेगा। आपकी कुंडली में वाहन वगैरह के बारे में अगर चर्चा करूं तो आपकी कुंडली में चल अचल संपत्ति के योग ज्यादा है और धन के योग भी बड़े अच्छे हैं, खराब नहीं है। मेहनत करनी है। इस कुंडली में आप यात्राएं करेंगे, कई बार आपका आना जाना लगा रहेगा और आपके लिए हमेशा ही उत्तर पूर्व दिशा भी बहुत अच्छी है, उसमें भी कोई गड़बड़ी नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।